नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए हिंदी की कहानियों और उपन्यासों की दुनिया में एक विशिष्ट स्थान रखने वाली लेखिका शिवानी जी की कहानी 4 दिन की। तो शुरू करें कहानी। बैंड हाउस की रंगीन बहारें बीत चुकी थीं। दिसंबर के अंत में नैनीताल की वीरानी देखने वालों को मुंह बाए काट खाने को दौड़ती है। 2 दिन पहले ही अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के कलरव से नैनी का प्राकृतिक क्रीड़ा क्षेत्र फ्लैट मधुमेह हो रहा था। वही उस दिन भाएं भाएं कर रहा था। मैं मंदिर की ओर बढ़ रही थी कि सूने बैंड हाउस की बेंच पर बैठे उदास दृष्टि से छलछलाते ताल को निहारते जज साहब को देखकर ठिठक गई। 6 फुट लंबी देह, कायदे से पहनी गई विदेशी वेशभूषा, चिर परिचित काली बुनी बास्केट और दर्पण से चमकते जूते। उन्हें दूर से देखकर कोई भी पहचान सकता था। आइए आइए। मुझे देखते ही सौम्य गौर मुखमंडल पर स्नेह सिक्त हास्य की असंख्य झुर्रियां खेल रही थीं। अरे आप अभी यहीं हैं? मैं तो सोच रही थी शायद रामपुर चले गए होंगे। वाह क्या बात सोची है आपने। और उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया। यानी बच्चियों से बिना मिले ही चला जाता। उन्होंने मुझे ऐसे फटकारा कि मैं खिसिया गई। इस बार तो ठंड है ही नहीं, मैंने कहा। फिर नैनीताल की ठंड तो 4 दिन की है। इस बार आप रामपुर मत जाइए। उन्होंने हंसकर कहा था, ये माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी। और आज उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र हामिद मुझे उनकी हस्तलिखित आत्मकथा थमा गए हैं। एक एक पृष्ठ उलटती हूँ और उस दिन की उदास पंक्ति का रहस्य स्पष्ट होता है। रियासती कुचक्र, विलासिता के वातावरण में गुजरे राजसी बचपन की स्मृतियाँ, प्रेम विच्छेद, होनहार पुत्र का उन्मादग्रस्त होना, नैनीताल के सुसज्जित ग्रैंड होटल के कक्ष का आर्थिक विवशतावश त्याग, भट्ट जी के बंगले की सीलन भरी कोठरियों में बिताए गए अंतिम दिवस। ठीक ही कहा था उन्होंने, बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी। मोरक्को जिल्द में बंधी उनकी जीवनी की इस पन्ना किसी रत्न गर्भा भूमि में अगणित कथानकों के असंख्य हीरे ऐसे जगमगा उठते हैं कि मेरी आंखें चौंधिया जाती हैं। आश्चर्य होता है कि जिस क्रूर लेखनी ने न जाने कितनों को मृत्युदंड दिया होगा, वही ऐसे रस सिक्त प्रकरणों की सृष्टि कैसे कर सकी होगी। अवध के रईस तालुकेदारों के जीवन की झांकियाँ, एंग्लो इंडियन समाज का सजीव विवरण, उच्चतर तबके के ब्रिटिश अधिकारियों के मार्मिक संस्मरण, दिल्ली दरबार, रामपुर के अनूठे नवाबी वातावरण का बेजोड़ वर्णन, सचमुच ही एक समूची रत्न मंजूषा मेरे हाथ में है। अशरफियों के लबालब अतीत के गर्भ में दबा मिट्टी और गर्द से धूमिल एक घड़ा जैसे मेरे हाथ लग गया है। क्षण भर को मैं आनंद मग्ना हो हवा में उड़ने लगती हूँ। कितनी रंगीन कहानियाँ गढ़ी जा सकती हैं इस मूलधन से। पर दूसरे ही क्षण एक विस्मृत रौबदार बुजुर्ग चेहरा मेरी स्मृतियों के अंतराल से झांकने लगता है। मैं सहम उठती हूँ। मुझे लगता है मैं एक गुरुजन के अंतरंग शयन कक्ष में धृष्टतापूर्वक अनावश्यक ताक झाँक करने की चेष्टा करने लगी हूँ। साहबजादे अब्दुल वाहिद खान मेरे पिता के घनिष्ठ मित्र थे। उनके परिवार ने मेरे पिता की मृत्यु के समय जिस स्नेहपूर्ण औदार्य का परिचय दिया था, वो कोई निकट आत्मीय भी शायद ही दे पाता। आज जब इंच इंच की सीमा निर्धारित करने के लिए असंख्य लाशें बिछ जाती हैं, जब क्षणिक समझौते की राख में दबी धार्मिक विद्वेष की चिंगारियां कभी भी लपलपाती लपटों की सृष्टि कर सकती हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के ऐसे दृष्टांत संभवतः मनगढ़ंत से ही लग सकते हैं। पर एक समय ऐसा भी था, तब ताशकंद के निरर्थक समझौते नहीं हुआ करते थे। अपूर्व मैत्री के उन समझौतों में रहते थे अदृश्य हस्ताक्षर, जिनके खोखले प्रदर्शन की किसी भी पक्ष को उत्सुकता नहीं रहती थी। आज ऐसे ही एक हस्ताक्षर मेरी स्मृतियों के नियोन बत्तियों के से प्रकाश में कभी बुझने और कभी जगमगाने लगते हैं। एक ऐसे स्नेही व्यक्ति के हस्ताक्षर जिन्होंने पिता की मैत्री को 90 वर्ष की अवस्था तक नहीं भुलाया, जो नैनीताल के सनकी मौसम की अवहेलना कर प्रत्येक रविवार को मेरे बंगले की खड़ी चढ़ाई पार कर हंसते हुए मेरे द्वार पर खड़े हो जाते, प्रत्येक ईद को बटुआ खोलकर एक नए 5 के नोट की ईदी थमाते और मेरे कंधे का सहारा लेकर धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर जाते। मैं जितनी बार उस वह भार से नमित एकाकी आकृति को धीरे धीरे उतार उतरते देखती, मुझे लगता स्वयं मेरे पिता भी एक अदृश्य साये के रूप में अपने मित्र के साथ जा रहे हैं। मैं आपका एक स्केच लिखना चाहती हूँ, मैंने उनसे एक बार कहा, तो वे जैसे आकाश से गिर पड़े।
तौबा तौबा, मेरा स्केच भी भला कोई लिखने की चीज़ है? वैसे भी एक बात गांठ बांध लो, किसी का स्केच हमेशा उसके मरने के बाद लिखना चाहिए। भला क्यों? क्योंकि मरने के बाद किसी भी इंसान के लिए बहुत सी मनगढ़ंत बातें लिखी जा सकती हैं। और ये कहकर वो ठठाकर हंस पड़े थे। आज वे नहीं रहे। मनगढ़ंत बातों का प्रश्न ही नहीं उठता। उनके हाथों से लिखी गई उनकी आत्मकथा मेरे सामने खुली पड़ी है। उन्हीं की अनूठी भाषा की कुंजी से पहले खोलती हूँ। उनके बचपन के कक्ष पर लटका एक जंग लगा ताला। जलालुद्दीन खान और सादुल्ला खान को 1857 के गदर में स्वतंत्र होने के प्रयत्न में अपराधी घोषित कर गोली से उड़ा दिया गया था। यही सादुल्ला खान मेरे दादा थे। जलालुद्दीन खान का विवाह रामपुर के नवाब परिवार में हुआ था। दादा को मृत्युदंड मिलने पर कुदसिया बेगम हमारे अनाथ परिवार को लेकर मुरादाबाद आ गईं। रामपुर के नवाब के यहाँ उनका मायका था, पर तब हमारा परिवार राजनीतिक ग्रहण की छाया से ग्रस्त था। रामपुर के तत्कालीन नवाब यूसुफ खान को फरजदे दिल पजीर दौलते इंग्लिशिया की पदवी मिली थी। ब्रिटिश सरकार की उन पर विशेष कृपा थी। फिर भला वे बागी खूंखार रोहिला हमारे पठान परिवार को शरण कैसे देते? हमारी दादी भी मैया बड़ी ही नीति कुशल महिला थीं। रामपुर से उनके पास कई बार मायके का स्नेहपूर्ण दिखावटी बुलावा भी आया, पर वे मन ही मन समझ गई थी कि उनकी अटूट संपत्ति कभी भी मनमुटाव का कारण बन सकती थी। इसीलिए मुरादाबाद की हवेली नुमा काठ दरवाजे में ही हमारा लालन पालन होने लगा। अब देखिए काठ दरवाजे की एक सजीव झांकी। काठ दरवाजे की मेहराबदार रियोड़ी को देखकर मुझे अपने ऑक्सफोर्ड कॉलेज के बुलंद दरवाजे का स्मरण हो आता है। ड्योढ़ी पार करते ही बड़ा सा दालान मिलता था, जिसमें तख्तों की लंबी सी कतार सी बिछी रहती थी। पहले थी मर्दाना बैठक और फिर आती थी जनाना महल सरा की ड्योढ़ी। इसी ड्योढ़ी पर तनकर बैठी पहरा देती थी बुआ परी चेहरा, जिसका झुर्रीदार चेहरा, सफ़ेद बाल और लंबा कद देखने वाले को सहमा देते। बड़ी बड़ी हाथी के कान सी चपातियों को सालन से तरकर वो एक ही निवाले में निकल जाती। जिस किसी को भी जनाना ड्योढ़ी सरा में कुछ कहलवाना होता, पहले बुआ परी चेहरा ही उसकी पेशी करती। असंख्य नौकरानियां हम बच्चों को गोदी में ऐसे उड़ाए फिरती कि हमारे पैर शायद ही कभी ज़मीन पर पड़ते। लड्डू, जलेबी और बालूशाहियों के नाश्ते का क्रम दिन भर चलता। लाड़ दुलार का अंत नहीं रहता। किंतु सुखी बचपन क्या ऐसा ही लाड़ दुलार चाहता है? न हमें इधर उधर नंगे पैर भागने की आज़ादी थी, न हम उन्मुक्त स्वच्छंद कुलाचे ही भर सकते थे। बी मैया का सारा लाड़ मेरे सुंदर भाईजान पर था और मुझसे उनका ध्यान हटता गया। इसी प्रकार प्रेम की भूखी मेरी मात्रहीन शैशवावस्था का बिरवा सूखने लगा। मेरी माता की मृत्यु के पश्चात मेरे पिता ने अपनी साली की पुत्री मुन्ना बेगम से विवाह किया। मेरी विमाता 7 बहनें थीं और बी मैया उन्हें 7 गांठ कहा करती थीं। 2-3 ही वर्ष में मेरी विमाता की भी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात पहली बार मुझे मेरे पिता का स्नेह मिला। कभी रात को अचानक उठकर वे हम दोनों भाइयों के बीच में आकर लेट जाते और हमें गुदगुदा कर बाहों में भींच लेते। कभी कभी हमारे आग्रह करने पर हमें नया रेलवे स्टेशन दिखलाने ले चलते। धुआं छोड़ती रेलगाड़ी, रेल के आने की घंटियां, नई वर्दी में मूछें ऐंठता स्टेशन मास्टर, सब कुछ हमें अनूठा लगता। बरेली, रामपुर, मुरादाबाद की नई नई रेल लाइन बनी थी और रेलगाड़ी का उन दिनों वही महत्व था जो आज एटम बम का है। कभी हम नवाब रामपुर की सवारी देखने छज्जे पर खड़े हैं, नवाब मुश्ताक अली खां ईदगाह को जा रहे हैं, किम ख्वाबी अचकन टोपी की कलगी में पन्ने जड़े हैं, इधर उधर मोती की लड़ियां झूल रही हैं, गहरी कत्थई रंग की गद्दी लगी है। उनका मुंह लगा दारोगा चांदी की मूठ के मोरछल से मक्खियाँ उड़ाता, बीच बीच में दाएं बाएं मुट्ठी भर मोहरों की बिखेर लुटा देता। जुलूस सफदर अली खान के बाजार से गुजर रहा है। आगे आगे चल रहे हैं सजे ऊँट, लाल वर्दी में नवाब के मुख्य अंगरक्षक, चांदी के रुपहले वस्त्रों में चौबदार और पीछे पीछे दरबारियों की भीड़। नवाब के दाहिनी ओर खूबसूरत अरबी घोड़े पर सवार रहते मेरे पिता के मामू जनरल अजीमुद्दीन खान। ये वे दिन हैं जब मोटरें नहीं थीं। हाथी पर सवार तब का नवाब अपनी रियाया के कितने पास था। उसकी प्रजा अपना हर्ष और विषाद, उल्लास और पीड़ा सरलता से अपने शासक तक पहुंचा सकती थी। ऐसे ही अवसरों पर फरियादी अपना दुखड़ा नवाब को सुना सकते थे। रात का खासा भी बड़े ठाट बाट से संपन्न होता था। यह अनूठा वर्णन भी सुनिए उन्हीं के बेजोड़ शब्दों में। खासे में स्वयं नवाब साहब, उनके परिवार के चुने सदस्य, मंत्री और मित्र रहते।
चांदी के पायों के पलंग पर स्वयं नवाब साहब बैठे रहते। पास ही में एक छोटी मेज पलंग से सटी धरी रहती। प्रत्येक निमंत्रित सदस्य का स्थान पूर्व निर्धारित रहता। मेरे मामू जनरल को प्रथम स्थान प्राप्त होता। वे नवाब साहब के दाईं ओर बैठते। खाना चांदी के ख्वानों अर्थात गोल थालों में सज कर आता। पहले आते 2 तरह के सालन, सीख कबाब, पुलाव, फिर मीठे चावल और फिरनी। ये था नित्य का सीधा सा खाना। जिस दिन किसी दावत का आयोजन होता उस दिन का तो फिर कहना ही क्या। नित्य का खासा पहले नवाब साहब आरंभ करते। कई आबदार एक कतार में लाल कपड़े से मुंह बंधी चांदी की सुराहियों को हाथ से थामे खड़े रहते। जितनी बार नवाब साहब पानी मांगते उतनी ही बार मंत्री खड़े होकर एक नई सुराही की सील मोहर तोड़वाते। हर बार नया घूंट नवाब के होठों से लगता और उतनी ही बार हेड आबदार का गुरु गंभीर स्वर गूंज उठता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। खाना खत्म होता और नृत्य संगीत का आयोजन चलता। कई बीनकार सितारबाज हाथ बांधे नवाब के आदेश के लिए खड़े रहते। ऐसे विलासिता और अमन चैन के दिनों की स्मृति क्या सहज ही बुलाई जा सकती थी? फिर स्मृतियाँ क्या एक दो थीं? उनके सुखी जीवन में अचानक झंझावात की भांति एक अनजान सुंदरी ने प्रवेश किया। उनकी सरला पति परायणा पत्नी कुलसूम मुस्लिम वातावरण में पली थी। पति के साथ क्लब जाने, बैडमिंटन खेलने आदि में उसे झिझक होना स्वाभाविक था। इसी झिझक को दूर करने, अंग्रेजी अदब कायदे सिखाने के लिए ही उस अनजान युवती ने स्वयं मैत्री का हाथ बढ़ाया था। फिर धीरे धीरे एक दिन उन्हीं हाथों से कुलसूम को दूर ढकेल दिया। बेचारी कुलसूम, शायद उसने अपने इस जीवन साथी पर बहुत विश्वास कर लिया था। मैं स्वयं ही नहीं जान पाया कब हमारी गृहस्थी में सहसा वो आ गई। उस विलक्षण नारी का परिचय मैत्री में और फिर अचानक मैत्री से प्रेम में परिणत हो गया। कुलसूम सब जान गई। ऐसी बातें क्या छिपी रहती हैं? धीरे धीरे वो मन ही मन घुलने लगी। एक दिन वो भी आया जब वो बेबस सी बिस्तर पर पड़ी थी। वो कुछ कहना चाहती थी पर बार बार उसकी निष्प्रभ आंखें डबडबा आतीं। मुझे करुणापूर्ण दृष्टि से उसने एक बार ऐसे निहारा जैसे मुझे आंखों में मूंद कर ही रख लेगी, और फिर उसकी गर्दन एक ओर लुढ़क गई। घायल पशु की सी उन 2 आंखों की व्यथा को क्या मैं कभी भूल सकूंगा? और फिर भूलना भी तो कितना कुछ है। महिमामयी हवेली, काठ दरवाजे की स्मृतियाँ, अंगूरी बाग का बहुरंगी वैभव और आज ये एकांतवास। हाय रे कुचाली कालचक्र, ये तेरी कैसी बाजीगरी है। आत्मकथा की ये अंतिम पंक्ति पढ़ती हूँ तो लगता है आज भी एक लंबी देह की छाया मेरे द्वार पर खड़ी अचानक मुस्कुरा कर कह रही है, ये माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारों 4 दिन भी। अभी आप सुन रहे थे शिवानी जी की लिखी हुई कहानी 4 दिन की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलूंगी किसी अच्छी सी कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।